चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करते हैं न्यूटन्स फार्मूला से, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिख लेंगे न्यूटन्स फार्मूला, है ना। तो जब अपने पास मिरर फार्मूला नहीं था, तब न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था जिसको हम न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस वगैरह को कंपेयर करने के लिए, है ना। ये रिलेशन था आपके डिस्टेंसेस का, फोकल लेंथ का, है ना। तो देखो उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है अपने पास, इस तरीके से। इस कॉनकेव मिरर की ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे आप जानते हो यहाँ पे पोल होगा, फिर यहाँ फोकस होगा, और यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब मान लीजिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं है, तो आपको पता है यहाँ से ऐसी रे जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है ना बच्चों, कॉनकेव मिरर में। तो ये इमेज बन गई यहाँ पर। अब उस समय पर पोल से दूरी नहीं नापी गई थी, फोकस से दूरी नापी गई थी, है ना बच्चों। तो जो फोकस से दूरी थी ऑब्जेक्ट की, उसको एक्स बोला गया, और जो इमेज की दूरी थी फोकस से, उसको वाई बोला गया। और फोकस से पोल तक की दूरी तो फोकल लेंथ थी, है ना बच्चों। तो न्यूटन्स फॉर्मूले में न्यूटन ने कहा था कि अगर आप x और y का मल्टीप्लाई करते हैं, x इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड y इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो x और y का मल्टीप्लाई करने पर आपके फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर आता था, है ना। तो यहाँ से अगर आपको फोकल लेंथ पता है और जैसे x पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से, तो आप y निकाल सकते थे। या y पता है तो आप x निकाल सकते थे, और एक्स वाई पता है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते थे ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप देखो बच्चों यहाँ पे एफ स्क्वायर है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर कैसा आना है, पॉजिटिव ही आना है। तो ये डिस्टेंस मेजर कर पाते थे, लेकिन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कोई साइन नहीं आता था, तो साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं होता था। इसलिए हमें इमेज की प्रॉपर्टी साइन देख के नहीं मिलती थी। जो काम हमें किसमें आसानी से मिल जाता है, साइन कन्वेंशन में, मिरर फॉर्मूला में, है ना। इसलिए मिरर फॉर्मूला ज्यादा उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि उसके लिए हमें रे डायग्राम नहीं बनाना पड़ता। हम डायरेक्टली वहां से प्रॉपर्टीज बता सकते हैं इमेज की, डिफरेंट डिफरेंट केसेस की, जबकि इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो आप ये सोच लो कि मिरर फॉर्मूला से पहले का फॉर्मूला था, ऑल्दो इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको यूज करना है तो आप वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट के लिए यूज कर सकते हो, है ना। कि आपका जो आंसर है किसी क्वेश्चन का वो सही है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करने के लिए ये आंसर, ये जो रिजल्ट है न्यूटन्स फॉर्मूला, आप यूज कर सकते हो। जिस एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे वेरिफिकेशन किया करेंगे। ये मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना बच्चों। और फोकल लेंथ जो है वो बोला गया 20 सेंटीमीटर है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बोला गया, मान लीजिए कि पोल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना बच्चों। तो आप यहाँ पे u की वैल्यू रखोगे बच्चों, u की वैल्यू कितनी रखोगे, -60। और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ तो -30 होता ही है। और v निकालोगे आप फॉर्मूला लगा के, u f अपॉन u माइनस एफ, है ना। जब आप फॉर्मूला लगा के रखेंगे, सॉरी -20 लिखना है फोकल लेंथ, v की वैल्यू रखोगे ना, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, इसमें सारी वैल्यूज आप डालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, -30 सेंटीमीटर, है ना। आप करके देखना, इतना ही आंसर आएगा, -30 सेंटीमीटर, है ना। तो ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से बच्चों, पोल से। अब ये आंसर आपका सही आया है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो इमेज 30 सेंटीमीटर है और आपकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये फोकल लेंथ है ना बच्चों। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से 40 है, तो इसके बीच में आएगा 30 सेंटीमीटर, तो ये इमेज बनी है आपकी। तो ये इमेज जो है ये पोल से 30 सेंटीमीटर पे है ना।
और फोकल लेंथ कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो इमेज से फोकस तक की दूरी कितनी हो गई 30 माइनस 20, तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको y की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे y की वैल्यू इस फॉर्मूले के लिए कितना हो गया बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर। और x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, देखो फोकस से, तो फोकस से पोल की दूरी 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी 60, तो 60 माइनस 20, तो ये आपको x मिल जाएगा फोकस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो आपको x भी मिल गया, x कितना हो गया बच्चों 40 सेंटीमीटर। अब आप x इंटू वाई करो, तो 40 इंटू 10, देखो कितना आएगा बच्चों 400, और 400 क्या है 20 का स्क्वायर, और 20 सेंटीमीटर क्या था फोकल लेंथ, यानी कि ये फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि जो आंसर आपने निकाला है वो बिल्कुल सही है, तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो कभी आपको डाउट जाए कि एग्जाम में कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप याद रखना मिरर न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। एक्स वाई जो डिस्टेंसेज है ऑब्जेक्ट और इमेज की वो याद रखना फोकस से है, और एफ क्या है फोकल लेंथ है, ये तो आपको पता ही है ना। तो इस तरीके से न्यूटन्स फॉर्मूला कोई खास ज्यादा यूज नहीं होता है, बस आप वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो मैंने आपको बता भी दिया एग्जाम्पल के थ्रू कैसे यूज करना है ना। तो चलो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए तो मैं अब हेडिंग डाल रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आप लोग भी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पर हम क्या करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 मैं आपके लिए बनाता हूँ और सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, है ना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, after two reflections taking first reflection at M1 मिरर, है ना बच्चों। तो आपको दो रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज की पोजीशन बतानी है और पहला रिफ्लेक्शन M1 मिरर पे लेना है। अब ये M1 और M2 मिरर क्या है ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। आपके पास ये एक मिरर है इस तरीके से, कॉन्वेक्स मिरर है ये, इस मिरर को M1 नाम दिया गया है, और यहाँ पर एक दूसरा मिरर है ये कॉनकेव मिरर है, इस मिरर को M2 नाम दिया है ना बच्चों। और ये इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसे, है ना। और आपको पहला रिफ्लेक्शन कहाँ मानना है M1 पे, और इसकी फोकल लेंथ भी दी गई है, फोकल लेंथ M2 की है 20 सेंटीमीटर और आपकी M1 की भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट जो रखा गया है तो इस मिरर के पोल से, है ना, इसका पोल P1 इसका पोल P2 मान लेते हैं हम। तो इससे ये जो दूरी दी गई है ये 20 सेंटीमीटर है, और P2 से जो दूरी दी गई है वो आपकी 60 सेंटीमीटर है ना बच्चों। अब उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट 2, है ना, और पहला रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है आपको M1 पे, और दूसरा रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है आपको M2 पर। तो आप ध्यान से देखो M2 का, और ये कहा गया जो M2 का पोल है उसको ओरिजिन मानना है 0,0,
और पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है जो दो रिफ्लेक्शन के बाद बनेगी, और पहला रिफ्लेक्शन कहाँ है, M1 पे होना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद आपको मैं एक और क्वेश्चन दूंगा तो उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखो कैसे करेंगे बच्चों। आपको बोला गया ना पहला रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है, M1 पे, तो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगी भाई, इंसिडेंट रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही होगा ना, और उसके बाद फिर M1 पे टकराएगी, तो M1 के लिए साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो M1 की लेफ्ट की तरफ इंसिडेंट रे है, पहला रिफ्लेक्शन M1 पे ना, तो लेफ्ट की तरफ हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे और राइट की तरफ हम नेगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले किसके लिए हम सॉल्व करेंगे बच्चों, फर्स्ट रिफ्लेक्शन है ना, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो u कितना हो जाएगा बच्चों, आपका लेफ्ट की साइड पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट के लिए राइट आना पड़ेगा, तो नेगेटिव है, तो u की वैल्यू हो जाएगी -20 है ना। और कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, ये भी आपको पता है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी +20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से इमेज निकाल सकते हैं v, है ना, तो इमेज की वैल्यू हम निकाल लेंगे v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस एफ। तो u कितना है बच्चों -20, f कितना है +20 अपॉन u माइनस एफ, तो u है -20 तो ध्यान से देखो आपका v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ऊपर आ जाएगा कितना -400 है ना, और नीचे कितना आ जाएगा -40। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे 0 0 और ये कट जाएगा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। मतलब जो पहले रिफ्लेक्शन से इमेज बनी वो +10 सेंटीमीटर से बनी। और किससे नापेंगे हम, P1 से, है ना बच्चों, P1 से 10 सेंटीमीटर, तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट की डायरेक्शन को हमने क्या माना हुआ है बच्चों, पॉजिटिव। तो हम यहाँ से यहाँ गए, ये आपकी इमेज बनी I1 है ना, ये तो पहली इमेज बनी एक रिफ्लेक्शन से, हमें तो दो रिफ्लेक्शन से बताना ना इमेज बच्चों। तो और कितने दूर बनी P1 से, 10 सेंटीमीटर, ये बन गई। यानी कि यहाँ से जब रे इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो ये कहाँ से पास होगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होने के बाद I1 से, और ये रे ऐसे जाएगी है ना, फिर ये जाके कहाँ टकराएगी बच्चों, मिरर M2 में, तो M2 में सेकंड रिफ्लेक्शन होगा। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे M1 के लिए, बट ये किसकी तरफ गई है, M2 की तरफ, तो M2 के लिए तो ये इंसिडेंट रे हो गई, क्योंकि M2 की तरफ आ रही है, और रिफ्लेक्ट हुई है किससे बच्चों, M1 से, तो M1 के लिए भले ही रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन M2 के लिए तो इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन ही क्या होता है बच्चों, उसके लिए ऑब्जेक्ट। तो M2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो I1 हो जाएगा, क्योंकि M2 के लिए ये रे कैसी हो गई बच्चों, इंसिडेंट रे। तो इस बात को आपको समझना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आएंगे, अभी जैसे रिफ्रैक्शन भी इसमें इंक्लूड होगा, सब कुछ होगा, तो आपको याद रखना है जो पहले वाले मिरर की इमेज है वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके लिए वो इंसिडेंट रे हो जाती है ना। तो I1 क्या हो गया बच्चों, M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ध्यान से देखो, तो M2 के लिए अगर देखें सेकंड रिफ्लेक्शन है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड रिफ्लेक्शन। जब हम सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो u कितना हो जाएगा बच्चों, देखो I1 की दूरी पोल P2 से कितनी हो गई, ये हो गई 60 + 20 + 10 मतलब 90 सेंटीमीटर। और क्योंकि रे ऐसे जा रही है, अब M2 में राइट की तरफ है ना इंसिडेंट रे, तो राइट वाली डायरेक्शन को अपन क्या मान लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे u लिखेंगे, u के लिए लेफ्ट में जाना पड़ रहा है I1 के लिए, तो u की वैल्यू हो गई सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए कितना, -90 सेंटीमीटर। और आपका फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो माइनस लेंगे, तो -20 सेंटीमीटर। अब वही v का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, uf अपॉन u माइनस एफ, तो डायरेक्टली लगा देते हैं अपन, -90 इंटू -20 डिवाइड बाई -90 और माइनस माइनस +20 है ना बच्चों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -70 और ऊपर प्लस रहेगा, और ये रहेगा 1800 है ना, तो 0 0 कट जाएगा, तो ये आएगा -180/7,
सेंटीमीटर। -180/7 सेंटीमीटर है ना। तो आपको इमेज मिल गई। इमेज की दूरी P2 से कितनी होगी बच्चों? -180/7 सेंटीमीटर। यानी P2 से हमें माइनस है तो लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी। और आप समझ सकते हैं कि 180/7 60 से कम होगा, मतलब यहाँ कहीं फाइनल इमेज बनेगी, है ना बच्चों। ये आपकी इमेज बनी सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। और ये कितनी दूरी पे बनी? यहाँ से हम बोलेंगे तो ये दूरी है 180/7 सेंटीमीटर, है ना। और अगर इसका हम रे डायग्राम बनाएंगे तो आप देखो, जब मिरर 2 से M2 से रिफ्लेक्ट होगी रे, तो वो कहाँ से पास होगी? इमेज से। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, है ना। और हमें 2 रिफ्लेक्शन के बाद पूछा था, तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद आ गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए बच्चों इमेज के? इमेज फाइनल इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हुए, देखो वो एक्स एक्सिस पे ही है, और हमने ओरिजिन P2 को माना है, तो P2 से लेफ्ट की तरफ है, तो -180/7। और क्योंकि उसकी कोई हाइट नहीं है, y कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो I हो जाएगा आपका -180/7, 0। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया जब हमने P2 को ओरिजिन माना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1। वैसे ही पुराना सवाल जैसा ही है ना। तो इसमें आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा है, और P1 से M1 मिरर से ये 20 सेंटीमीटर पे, और M2 मिरर से ये 30 सेंटीमीटर, और P2 वही आपने ओरिजिन माना हुआ है, वहां से आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ना। तो सबसे पहले M1 पे आपको रिफ्लेक्शन लेना है, पहला रिफ्लेक्शन, है ना। तो M1 पे रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे को लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए आपका जो u की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी -20, और f, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो +20 होगी f। तो यहाँ से आप v निकाल सकते हो। जब आप v निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? सॉल्व आप कर सकते हो uf/u-f से, है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो वो +10 सेंटीमीटर आती है। ये तो हमने पिछले सवाल में भी सॉल्व किया था, है ना। तो यानी कि हम यहाँ पे इमेज बना सकते हैं I1। तो ये I1 इमेज बन गई, और यहाँ से टकराने के बाद ये रे ऐसे जाएगी और दूसरे मिरर पे टकराएगी। तो ये इमेज इस दूसरे मिरर के लिए क्या हो जाएगी बच्चों? ऑब्जेक्ट हो जाएगी, है ना। तो हम फिर सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए जब सॉल्व करेंगे, तो आपका ये कितना आएगा बच्चों? u की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 30 + 20, और ये 10 है ना, 10 सेंटीमीटर। तो 30 + 20 50, ये 60, तो -60। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की माइनस होती है, तो -20। तो आप जब v निकालोगे, तो v कितना आ जाएगा बच्चों? आपका uf/u-f लगाओगे आप, है ना। तो आप इसको सॉल्व करना, ऐसे डाटा हमने बहुत बार सॉल्व कर लिए हैं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। इसका आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर, है ना। तो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए मैं डाटा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको v निकालने में दिक्कत ना हो। क्योंकि v निकालना तो आपको आता है, वो तो आप सीख ही गए हो। दूसरी चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। तो 30 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज है, मतलब यहाँ से जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे दूसरी इमेज बन गई, फाइनल इमेज, है ना बच्चों। तो P2 को ओरिजिन माना था, तो ये P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, मतलब फाइनल इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वो P2 से लेफ्ट की तरफ है, तो -30, 0। तो ये अपना फाइनल आंसर है ना इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था हमने कि हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म। तो आपको इस अरेंजमेंट में बताना है कितनी इमेजेस फॉर्म हुई हैं, है ना। ये दिखाई दे रही है। तो आप देखो, यहाँ पे एक मिरर है M1, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो M1 अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है और M2 बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। दोनों की फोकल लेंथ 20-20 सेंटीमीटर है। M1 आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और M2 आपका कॉनकेव मिरर है। और ऑब्जेक्ट रखा गया M1 से 20 सेंटीमीटर पे और M2 से 30 सेंटीमीटर पे। अब आप ध्यान से देखें,
भाई जो रिफ्लेक्शन है, मान लो हम M1 पे रिफ्लेक्शन ले रहे हैं अभी, है ना, तो जब हमने M1 पे रिफ्लेक्शन लिया तो M1 से रे ऐसे जाएगी, ठीक, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की डायरेक्शन को आप क्या मान लोगे बच्चों, पॉजिटिव। तो आप M1 के लिए सॉल्व करेंगे। जब आप M1 के लिए सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी लिखनी पड़ेगी, आपका जो U है वो हो जाएगा -20, और जो आपका F है वो हो जाएगा बच्चों +20। तो यहाँ पे आप जब V निकालोगे तो वो फॉर्मूला लगा लेना, UF/U-F। तो आपको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा +10 सेंटीमीटर। +10 सेंटीमीटर मिलने का मतलब कि राइट की तरफ इमेज बनी है, ये आपकी इमेज बन गई I2। अब ध्यान से देखो तो ये 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन गई है ना बच्चों। तो इसके बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये रे ऐसे जाएगी। अब देखो, जो भी रे रिफ्लेक्ट होगी किससे, M1 से, वो ऊपर चली गई, वो कभी भी नीचे नहीं आई, यानी वो M2 से नहीं टकराई। तो ये I1 कभी भी M2 के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा। भाई पिछले जो एग्जांपल्स थे उनमें आपकी पहले मिरर की इमेज दूसरे मिरर की ऑब्जेक्ट क्यों होता था, क्योंकि पहले मिरर से रे रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे मिरर से टकराता था। अब यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ये ऊपर चली गई रेज, ये कभी भी M2 पे आई नहीं, इसलिए ये जो I1 इमेज बनी है ये M2 के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट जैसी होगी ही नहीं। इसलिए M2 I1 का कभी भी क्या नहीं बनाएगा, इमेज नहीं बनाएगा। इस बात को आपको समझना है, इसलिए रे डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर चला गया, कभी भी वो M1 से रिफ्लेक्ट होकर M2 में नहीं टकराएगा। तो I1 M2 के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो I1 की इमेज कभी भी M2 नहीं बनाएगा। जबकि आप देखो, ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रे तो आ सकती है ना, डायरेक्ट M2 पर, ऐसे आ गई मान लो डायरेक्ट M2 पर, तो इसमें आपका राइट की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों, पॉजिटिव। तो अब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रही है M2 में, तो हम M2 के लिए इमेज निकालें तो M2 के लिए इमेज क्या लिखोगे बच्चों, U की वैल्यू हो जाएगी आपकी -30, और फोकल लेंथ आपकी क्या है बच्चों, -20, है ना, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। तो आपका जो V होगा उसमें फॉर्मूला लगाओगे और ये डाटा सॉल्व करोगे तो -60 सेंटीमीटर आएगा। -60 सेंटीमीटर मतलब M2 से कितने पीछे, लेफ्ट की तरफ 60। तो देखो ये 30 है ऑब्जेक्ट तक, फिर 20 है, तो 50 में तो आप कहाँ पहुंच गए, M1 पे, और 10 और चले तो I1 पे ही पहुंच गए, यानी कि जो M2 ने इमेज बनाई वो भी I1 पे बना दी एग्जैक्टली, क्योंकि यही तो इसके कितनी दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और यहां से टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएगी। तो I1, अब आप देखो इस ऑब्जेक्ट की दोनों मिरर ने जो इमेज बनाई है वो दोनों इमेज एक ही पॉइंट पे बनी है ना, मतलब I1 और I2 क्या कर गई बच्चों, कॉन्साइड। तो हम बोल सकते हैं I1 एंड I2 कॉन्साइड। जब दोनों कॉन्साइड हो गई हैं तो आपको एक ही इमेज बनती हुई नजर आएगी, दो इमेज नजर नहीं आएंगी। इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड। इसलिए एक ही इमेज बनी है, दो इमेज नहीं बनेगी, है ना बच्चों। मतलब दो इमेज आपको लग रहा है कि दो मिरर से बनी है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्साइड कर गई है इसलिए वो एक ही इमेज बनती हुई नजर आएगी, एक ही इमेज फॉर्म्ड होगी, दिखाई देगी, है ना बच्चों। और आप ध्यान से देखो, M2 से जितनी भी रेस टकरा के जाएंगी वो कभी भी M1 पे नहीं गिरेंगी। तो ये जो इमेज है ये M1 के लिए भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ये इमेज बनती हुई नजर आएगी एक, और कोई भी इमेज नहीं बनेगी। हाँ, अगर ये पूरे पूरे मिरर होते तो फिर इससे रे टकरा के M2 में आती तो M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाता, तो फिर वो और इमेज बनाता, फिर उसकी इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती तो वो और इमेज बनाता। तो जैसे पुराने क्वेश्चंस में आप देख रहे थे ना, उसमें इन्फिनिटी इमेज बनी थी, इसलिए मैंने सिर्फ आपसे दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का कोऑर्डिनेट पूछा था, नहीं तो मैं आपको कितने भी रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का कोऑर्डिनेट पूछ सकता था, है ना बच्चों। तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है, और ये इनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहा जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना है इसको सॉल्व करते हुए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आप लोग। स्फेरिकल एब्रेशन, है ना, स्फेरिकल एब्रेशन जो है वो कर्व्ड मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में एक डिफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। वो डिफेक्ट क्या है वो समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया है ना बच्चों, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना।
और ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस तरीके से हमने बना लिया। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी रेस जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो टकराने के बाद कहाँ से पास होती थी बच्चों? फोकस से। लेकिन याद करो, ये फोकस से पास होती थी, और फोकल लेंथ जो है वो r/2 होता है, f इक्वल्स टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या। लेकिन ये तब कब होता था बच्चों? ये तब होता था जब एंगल बहुत छोटा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना? याद है मैंने फोकस की डेफिनेशन में बताया था। और ऐसी रेस जो होती हैं जो बहुत क्लोज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, दैट इज फोकस पे, जिसकी वैल्यू r/2 होती है। तो ऐसी रेस को हम बोलते थे पैरेक्सियल रेस। यानी कि जो जितनी भी रेस फोकस से पास होती हैं एक ही पॉइंट से, वो सारी पैरेक्सियल रेज होनी चाहिए, मतलब वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, या थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना? या फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह पे कुछ ना कहा जाए, इसका मतलब आप कौन सी रेज मान के चल रहे हो? पैरेक्सियल रेज, है ना? तो पैरेक्सियल रेस के लिए हमने फोकस को डिफाइन किया था, अगर आपको फोकस की डेफिनेशन याद है तो। लेकिन अगर सोचो कि एंगल बड़े हैं और रेस जो है वो बहुत क्लोज नहीं है, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। देखिए मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, और ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन जो अब आपकी जो रेज हैं वो पैरेक्सियल नहीं है, मतलब बहुत क्लोज नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, दूर है, दूर है ना बच्चों? तो आप ध्यान से देखो, अब इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो काफी बड़ा होगा, पैरेक्सियल में काफी छोटा होता है, तभी तो वहां पे cos थीटा को 1 ले लेते थे, बहुत छोटा होता था। लेकिन अगर ये आपका पैरेक्सियल रेस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहले ही कट कर जाते हैं बच्चों, फोकस पे कट नहीं करते हैं, पहले कट करते हैं। मतलब कहाँ कट करते हैं? तो अगर पोल से इनकी दूरी है x, तो इस x की वैल्यू भी मैंने आपको निकलवाई थी वहां पर, कितनी थी बच्चों? r/2, सॉरी, r-r/2 sec थीटा, याद है आपको, है ना बच्चों? तो x की वैल्यू जितना ये थीटा बड़ा होता जाएगा, है ना, तो sec थीटा की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, तो ये वैल्यू और कम होती जाएगी, है ना? तो उतने ही क्लोज किसके पास जाता जाएगा ये पॉइंट? पोल के पास, है ना बच्चों? यानी कि सोचो यहाँ पर और भी ऐसे रेज होती, तो फिर ये ऐसे कट करती यहाँ पर, तो ये फिर एक ही पॉइंट पे कट नहीं करती, ये थीटा बदलता तो ये एक्स की वैल्यू चेंज होती, तो ये अलग अलग जगह कट करती, एक जगह कट नहीं करती। तो ऐसी रेस जिनका एंगल बड़ा होता है और वो एक जगह पे कट नहीं करती हैं, ऐसी रेस को हम बोलते हैं मार्जिनल रेस, है ना बच्चों? ऐसी रेस को हम बोलते हैं मार्जिनल रेस। तो ये अलग अलग जगह कट करती हैं, और मार्जिनल रेस होती हैं अलग अलग जगह कट करती हैं, तो आपका जो इमेज है वो कैसी बनती है बच्चों? इमेज बिकम्स ब्लर, मतलब एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगी, तो फिर क्या हो जाएगा? वो ब्लर इमेज देगा, ब्लर, शार्प इमेज नहीं देगा। इसलिए पैरेक्सियल रेस तो शार्प इमेज देती है, बट मार्जिनल रेस शार्प इमेज नहीं देती। तो ये तो डिफेक्ट हुआ। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्फेरिकल एब्रेशन। तो स्फेरिकल एब्रेशन की डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं नीचे। द इनएबिलिटी, द इनएबिलिटी of a spherical mirror, the inability of a spherical mirror of large aperture, of large aperture to bring all the rays, to bring all the rays of wide beam, all the rays of wide beam of light falling on it to focus, falling on it to focus at a single, at a single point, at a single point, at a single point is called as spherical aberration.
स्फेरिकल एब्रेशन मतलब जब मिरर लार्ज एपर्चर का होता है। लार्ज एपर्चर का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ऐसे आपका एक ग्लास का स्फीयर होता है ना, उसको हम एक जगह से कट करते हैं, जब उस कट करके हम सेक्शन निकालते हैं तो ऐसा होता है। फिर अगर आप बाहर की तरफ पॉलिश कर दो तो ये कॉनकेव मिरर हो जाता है, और अंदर की तरफ पॉलिश कर दो तो ये क्या हो जाता है बच्चों, कॉन्वेक्स। तो जब आप इसको कट करते हो तो आपको एक सर्कुलर बॉल टाइप का निकलता है ना, तो इसकी भी एक रेडियस होती है, इसका भी एक डायमीटर होता है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ये जो डायमीटर होता है इसको बोलते हैं लीनियर एपर्चर। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, इसका जो डायमीटर होता है बच्चों उसको बोलते हैं लीनियर एपर्चर, है ना। और आप ध्यान से देखो तो ये जो सेक्शन है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जहां से आपने काटा था, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एक एंगल ही बनाता है। जैसे ये एंगल मान लो अल्फा, तो ये जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे जहां से आपने काटा है उसको बोलते हैं एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर, है ना। तो ये दो टर्मिनोलॉजी और है, लीनियर एपर्चर डायमीटर को बोलते हैं और जो एंगल सबटेंड करता है उसको बोलते हैं एंगुलर एपर्चर। अब सोचो आपने अगर मिरर बड़ा काटा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा होगा तो उसका डायमीटर ज्यादा बड़ा होगा तो एपर्चर ज्यादा होगा। अब जितना ज्यादा एपर्चर होगा सोचो उतनी दूर पर रेस गिर सकती है, तो मार्जिनल रेस के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर एपर्चर ज्यादा होता है। लेकिन अगर एपर्चर बहुत छोटा हो, मैं बहुत छोटा सा मिरर काटूं तो वहां पे रेस को गिरने के लिए जगह ही नहीं है उतनी, बहुत पास पास गिरेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फिर पेरेक्सियल रेस है। तो हमेशा याद रखना जब भी पेरेक्सियल रेस बनाना होता है तो उसके लिए हम स्मॉलर अपर्चर का यूज करते हैं, और जब मार्जिनल रेस की केस आता है तो उसमें लार्जर अपर्चर। इसलिए इसमें कहा गया है कि इनएबिलिटी ऑफ स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, मिरर लिखना भूल गया मैं, स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर, है ना, ऐसे स्फेरिकल मिरर जिनकी लार्ज अपर्चर हो, टू ब्रिंग ऑल द रेज ऑफ वाइड बीम ऑफ लाइट फॉलिंग इट टू फोकस अ सिंगल पॉइंट। मतलब ये इनएबिलिटी है, ये जो लार्ज अपर्चर वाले मिरर होते हैं ये कभी भी जो लाइट रेस फॉल हो रही है बीम उसको कभी भी सिंगल पॉइंट पर क्या नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इमेज कैसी हो जाती है बच्चों, ब्लर हो जाती है। तो ये जो इनएबिलिटी है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं लार्ज अपर्चर के मिरर को सिंगल पॉइंट पे, उसको हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं बच्चों, स्फेरिकल एब्रेशन। तो आई होप आपको स्फेरिकल एब्रेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको फोकस वाले डेफिनेशन से समझा दिया। पेरेक्सियल रेस करती हैं इसलिए उसमें शार्प इमेज बनती है ना, इसलिए हम पेरेक्सियल रेस को ही मान के चलते हैं। लेकिन इस डिफेक्ट को रिमूव करने का यूज रिमूव कैसे किया जाए, तो आप याद रखना दिस दिस डिफेक्ट, ये पूछ लेता है कभी कभी एक मार्क में, तो आप याद रखना दिस डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स। तो इस डिफेक्ट को पैराबोलिक मिरर्स को यूज करके, क्या है कभी कभी हमें लार्ज अपर्चर चाहिए होता है और वो फोकस नहीं कर पाए तो दिक्कत है, लेकिन फोकस करना चाहिए। जैसे आपके डिश एंटीनास वगैरह होते हैं तो कितना लार्ज अपर्चर का वो कॉनकेव मिरर होता है, डिश एंटीना सभी ने देखा होगा। तो वहां पर अगर नहीं करेगा तो सिग्नल कैच नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि एक जगह पे फोकस नहीं करेगा ना। इसलिए हम फिर कौन से मिरर्स यूज करते हैं, वो पैराबोलिक मिरर्स होते हैं जो डिश एंटीना वाले होते हैं। तो पैराबोलिक मिरर्स की खासियत क्या होती है, ये स्फेरिकल एब्रेशन खत्म हो जाता है। ऐसे पैराबोलिक होती है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसका एक फोकस होता है। अब इसमें चाहे आपके मार्जिनल रेज हो चाहे आपकी पेरेक्सियल रेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारी रेस कहाँ से पास होंगी, ऐसे फोकस से पास होंगी, है ना बच्चों, इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको स्फेरिकल एब्रेशन के लिए रिमूव करना है लार्ज अपर्चर के मिरर्स के लिए, तो हमेशा हम कौन से मिरर्स यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर्स, है ना। तो आई होप आपको स्फेरिकल एब्रेशन और उसको कैसे रिमूव करते हैं वो समझ में आया होगा, है ना। तो ये आप याद रखेंगे ध्यान से, क्योंकि कभी कभी एक दो मार्क्स में ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं।